गुड मॉर्निंग। आज हम पार्शियल फ्रैक्शन की नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, हमने पिछली वीडियो में पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट पढ़ा है, किस पे अप्लाई होता है और उसकी पहली फॉर्मेट पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन हम एक रैशनल फंक्शन पे अप्लाई करते हैं, जो रैशनल प्रॉपर रैशनल फंक्शन होता है। ठीक है, एक ऐसा प्रॉपर रैशनल फंक्शन जिसके डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन हो और लीनियर और क्वाड्रेटिक फैक्टर की मदद से फैक्टराइजेशन हो। मतलब एक ऐसा प्रॉपर रैशनल फंक्शन जिसके डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन के अंदर लीनियर और क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, उस प्रॉपर रैशनल फंक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन करते हैं, जिसका पहला फॉर्मेट हमने पढ़ लिया था कि एक ऐसा प्रॉपर रैशनल फंक्शन जिसके डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन में नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स हैं, तो उनका पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। अब नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करते हैं हम कि जब हमारा जो प्रॉपर रैशनल फंक्शन है उसके डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन में सिर्फ लीनियर फैक्टर्स हैं, लेकिन नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स नहीं है। क्या है? रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स है। तो ये x-2 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3, ये हमारी नेक्स्ट टाइप का मैं एग्जांपल करवा रहा हूं कि जब प्रॉपर रैशनल फंक्शन के डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन के अंदर क्या है, नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स हैं। तो अब आप इस प्रॉपर रैशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बना करके करेंगे, देखिएगा। दिस इज प्रॉपर रैशनल फंक्शन जिसके डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन में क्या है, रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स हैं। तो इसको कैसे करेंगे आप, x² + 1 डिवाइड बाई x-2 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू, पहले आप यूँ बताओ इसमें नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर कौन है, x प्लस 3, तो आप उसका अलग से बना दो a/x प्लस 3। नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर का ये पार्शियल फ्रैक्शन बना दिया यूजिंग द इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर ए। ये क्या है, नॉन जो रिपीटिंग लीनियर फैक्टर है वो कितनी टाइम्स रिपीट करता है, 2 टाइम। तो आप पावर 1 से इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाने शुरू करोगे। लीनियर फैक्टर जो रिपीट करती है जिसकी पावर, और कहाँ तक जाओगे, जितनी पावर है, तो पावर 1 के कोरस्पॉन्डिंग बनाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन, और उसके बाद एक एक बढ़ाते जाएंगे और वहाँ तक जाएंगे जितनी उस रिपीटेड लीनियर फैक्टर की पावर है। 2 पावर है ना, तो पावर 1 से स्टार्ट करो, पावर 1 का बनेगा, उसके बाद पावर 2 का बनेगा। अगर इसकी पावर 3 होती तो और आगे जाते हैं हम d/x-2 का क्यूब तक। पावर 1 से लेकर जितनी पावर रिपीट करते हैं वहाँ तक आप इंक्रीज करते चले जाएंगे 1 टाइम्स। अब देखो, ये हमारा प्रॉपर रैशनल फंक्शन था जिसकी डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन लीनियर फैक्टर्स की मदद से हुई है, जिसमें रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं। तो आप a/x प्लस 3, x-2 2 टाइम्स 2 पावर है तो पावर 1 का अलग बनाएंगे, पावर 2 का अलग बनाएंगे। अब देखो क्या करेंगे, राइट साइड में एलसीएम लेंगे, x² + 1 बाई x-2 का स्क्वायर x प्लस 3। अगर आप राइट साइड का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बेटा इसका एलसीएम, x प्लस 3 अलग फैक्टर है और x-2 मैक्सिमम पावर के साथ क्या आएगा एलसीएम में, तो a इंटू क्या आएगा, यहाँ x प्लस 3 है तो x-2 का स्क्वायर, b इंटू यहाँ x-2 है तो एलसीएम को डिवाइड करेगा तो एक फैक्टर x-2 का कैंसिल कर देगा, तो एक तो फिर भी बचेगा, प्लस c x-2 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा यहाँ x प्लस 3। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड ये दोनों फ्रैक्शन, ये इक्वल टू क्या कहता है कि दिस फ्रैक्शन इज इक्वल टू दिस फ्रैक्शन। अगर ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल है तो दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर तो इक्वल है। तो अगर ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल हैं विद सेम डिनोमिनेटर देन न्यूमरेटर ऑफ द बोथ फ्रैक्शन मस्ट बी इक्वल। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम है, तो क्या इक्वल होगा, न्यूमरेटर सेम इक्वल होंगे। a इंटू x-2 का स्क्वायर, b इंटू एक्स प्लस 3 इंटू x-2 प्लस कैपिटल C इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड के फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को इक्वेट करने के बाद कंडीशन आई है, दिस इज द स्टार इक्वेशन। इसका यूज करके आपको क्या करना आना चाहिए, ये कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। कैसे करेंगे बेटा, देखो पहला बात क्या है कि आपके पास जो आपने पार्शियल फ्रैक्शन बनाए हैं उस प्रॉपर रैशनल फंक्शन के, उन पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर जितने अलग अलग टाइप के लीनियर फैक्टर्स हैं उनके जीरोज निकालो। अब जो पार्शियल फ्रैक्शन बनाए हैं मैंने, इसमें अलग अलग टाइप के लीनियर फैक्टर्स कौन है, x प्लस 3 और x-2, इनके जीरोज निकाल लो आप। x प्लस 3 का जीरोज निकालो, x इज इक्वल टू -2, x-2 का जीरोज निकाल लो, x इज इक्वल टू 2। तो आपके जो पार्शियल फ्रैक्शंस हैं
उनके अंदर जितने अलग अलग टाइप के लीनियर फैक्टर्स हैं उनके जीरोज निकालो और इन जीरोज को बारी बारी से स्टार इक्वेशन में पुट करो जो दोनों साइड के फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को इक्वेट करने पर आई है। सबसे पहले मैं x की -3 वैल्यू पुट करता हूं, तो x की जगह -3 रखूंगा तो -3 का स्क्वायर 9 + 1 10 इज इक्वल टू x की जगह -3 रखने पर ये पार्ट 0 होगा, ये पार्ट 0 होगा। यहाँ x की जगह -3 रखोगे तो -5 का स्क्वायर दैट इज 25 टाइम्स ऑफ a आ जाएगा। तो बेटा यहाँ से कैपिटल A कितना आएगा 10/25, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 दैट इज 2/5। किसकी वैल्यू है ये कैपिटल A की। अब आप दोनों साइड इस स्टार इक्वेशन के अंदर x की जगह 2 रखिए तो 2 का स्क्वायर 4 + 1 दैट इज इक्वल टू 5 इक्वल टू, अगर मैं 2 रखूंगा तो ये पार्ट 0 होगा, ये पार्ट भी 0 होगा। x की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ 5 टाइम्स ऑफ c कितना आएगा अब यहाँ से 1। अब क्या रह गया मेरा एक कांस्टेंट रह गया, कौन कैपिटल B। इसको कैलकुलेट करने के मैं आपको दो रास्ते बताता हूँ। एक रास्ता तो क्या है, अपनी मर्जी से कोई भी ऐसी x की वैल्यू जिस पर इस b का कोफिशिएंट 0 ना हो आप दोनों साइड रखिए और b की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, पहली बात। दूसरी क्या है कि आप दोनों साइड x की पावर्स के कोफिशिएंट इक्वेट कर सकते हैं। मतलब यहां पर दोनों साइड x की पावर के कोफिशिएंट आप इक्वेट कर सकते हैं। कैसे, जैसे लेफ्ट साइड का जो एक्सप्रेशन है उसमें x की पावर मैक्सिमम कितनी है 2, और राइट साइड के अंदर देखते हैं तो राइट साइड में भी x की पावर क्या है मैक्सिमम 2। तो आप मैक्सिमम x की पावर के कोफिशिएंट इक्वेट कर सकते हैं, उसके बाद उससे कम पावर के कोफिशिएंट इक्वेट कर सकते हैं, उसके बाद उससे कम पावर के कोफिशिएंट इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में अगर कुछ नहीं बचता तो दोनों साइड की कांस्टेंट टर्म इक्वल रख सकते हैं। इसकी मदद से भी आप अननोन कांस्टेंट जो रह जाते हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं कोफिशिएंट इक्वेट करके आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। दोनों साइड जो भी आपकी ये स्टार इक्वेशन है, यू देखो x की मैक्सिमम पावर कितनी है दोनों साइड को देख करके। x की पावर मैक्सिमम 2 है ना, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है। तो मैं क्या करता हूं, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2, मैक्सिमम x की पावर के कोफिशिएंट इक्वेट करने स्टार्ट करिए, फिर एक एक कम करते करते कांस्टेंट टर्म दोनों साइड के इक्वल रखने तक जा सकते हैं। अब देखो x की पावर 2 के कोफिशिएंट इक्वेट करूंगा तो इधर कितना x की पावर 2 का कोफिशिएंट 1 इज इक्वल टू, इधर कितना आएगा टोटल। देखो यहाँ तो x की पावर 2 है नहीं, एक तो x की पावर 2 यहाँ बनेगा जब x से मल्टीप्लाई होगा, जब x से मल्टीप्लाई होगा उस टाइम पर x स्क्वायर के पास कौन होगा b। तो इस टोटल रिजल्ट के अंदर से x की पावर 2 का कोफिशिएंट b मिलेगा, और इस टोटल रिजल्ट के अंदर से जब ये ओपन होगा तो x स्क्वायर उसके पास a होगा। तो इसका मतलब x स्क्वायर का टोटल कोफिशिएंट राइट साइड में क्या मिलेगा, एक तो x स्क्वायर a के पास होगा, एक x स्क्वायर b के पास, तो a + b। अब आपको b कैलकुलेट करना है तो 1 माइनस कैपिटल A, तो 1 माइनस कैपिटल A कितना है बेटा 2/5, तो 5 - 2 दैट इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड x की पावर 2 के कोफिशिएंट इक्वेट किए, तो मुझे कैपिटल A मिला, कैपिटल B मिला और कैपिटल C मिला। और यही काम करना था हमने, क्या करना था, कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। अब आपने कर ली कैपिटल A की वैल्यू भी, कैपिटल B की वैल्यू भी कैलकुलेट की है, कैपिटल C की भी, हो गया। अब हमने क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हो तो ये कहाँ है, इसके तो आपने क्या कर दिए, टुकड़े तोड़ दिए हैं। इसका अगर आप इंटीग्रेशन करना चाहते हो तो इसके तो आपने क्या कर दिए, फ्रैक्शन बना दिए। तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, इस फ्रैक्शन की इक्वेशन से। आप इस पार्शियल फ्रैक्शन की जो ये इक्वेशन है जिसमें डिकम्पोजिशन हुआ है उस प्रॉपर रैशनल फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर, उस इक्वेशन को दोनों साइड आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। मैं यही करके दिखा देता हूं आपको, आपने अलग से कर देना है। ये समझ में आ गई। तो आपको इसी चीज़ का इंटीग्रेशन चाहिए था, तो इस चीज़ का इंटीग्रेशन कैपिटल I किसके इक्वल आ गया, a इंटू dx/x + 3 प्लस कैपिटल B इंटू क्या dx/x - 2 प्लस कैपिटल C इंटू dx/x - 2 का स्क्वायर। यही आ गया ना बेटा मेरा, कैपिटल I इज इक्वल टू a इंटू दिस इज log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x + 3, व्हाट इज b इंटू log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x - 2। और अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप तो x - 2 की पावर -2 है, तो -1/x - 2 प्लस कॉन्स्टेंट c। अब बताओ I इज इक्वल टू a कितना है 2/5,
टाइम्स ऑफ log मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 3, b कितना है बेटा 3/5, तो प्लस 3/5 log मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 2 प्लस c, या आप यहाँ पर ये क्या लिख दिया हमने कैपिटल C। तो ये आपके पास इंटीग्रेंड था जो प्रॉपर रैशनल फंक्शन था, जो जिसका डिनोमिनेटर लीनियर फैक्टर की मदद से फैक्टराइज था और उसके अंदर नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर थे। तो इस तरीके से उसका पार्शियल फ्रैक्शन करके हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया। अब हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे, जो हमारी फॉर्म है वो क्लियर हो जाएंगी। पहले हमने क्या पहला जो क्वेश्चन किया था पिछली वीडियो में, उसमें क्या किया था, सारे फैक्टर रिपीटिंग लीनियर फैक्टर नहीं थे, एक भी फैक्टर रिपीट नहीं कर रहा था, आपके वो सारे फैक्टर नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर थे। इसमें क्या थे, डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन के अंदर रिपीटिंग लीनियर फैक्टर थे। अब तीसरा पार्ट देखेगा, जो आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या है बेटा x प्लस 1 का स्क्वायर dx बाई एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, वो क्या कहता है कि आप इसका इंटीग्रेशन करो। अब ये एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है जिसके डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन लीनियर और क्वाड्रेटिक फैक्टर की मदद से हुई है। तो एक ऐसा प्रॉपर रैशनल फंक्शन जिसके डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन लीनियर और क्वाड्रेटिक फैक्टर की मदद से हो रही है, ठीक है, तो उसके ऊपर आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो। अब इसकी डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन में लीनियर और क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं, तो आप पार्शियल फ्रैक्शन इस पे अप्लाई कर सकते हो। क्या है हमारा जो इंटीग्रेंड है, x प्लस 1 का स्क्वायर 1/x प्लस 1 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्चुअल में जो हमारा फंक्शन है बेटा वो तो यही है ना जिसका हमने इंटीग्रेशन करना है। मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ, 1/x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है ना। इसके पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करने हैं। अब ये तो क्या है, इसमें रिपीटिंग लीनियर फैक्टर, और ये क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये है क्वाड्रेटिक फैक्टर। अब क्वाड्रेटिक फैक्टर भी आ गया, देखो कैसे करेंगे इसके पार्शियल फ्रैक्शन। रिपीटेड जो लीनियर फैक्टर है उसकी पावर कितनी है 2, तो पहले पावर 1 से इसके फैक्टर पार्शियल फ्रैक्शन बनाना शुरू करेंगे रिपीटिंग लीनियर फैक्टर के, और वहाँ तक जाएंगे जितनी इस रिपीटेड लीनियर फैक्टर की पावर है। तो पावर 1 से स्टार्ट करो, कहाँ तक जाएंगे, 2 तक ही जाएंगे। अगर इसकी पावर 3 होती तो पहले पावर 1 का पार्शियल फ्रैक्शन बनता, फिर 2 का बनता और फिर 3 का बनता। ये फैक्टर कैसा है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए जो आप पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हो, ठीक है ना, तो क्वाड्रेटिक फैक्टर के पार्शियल फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में तो वो क्वाड्रेटिक फैक्टर ही होगा, और न्यूमरेटर में क्या होगा, उसी वेरिएबल का लीनियर फंक्शन। तो अगर आपने ए और बी लेटर यूज कर लिया है तो वो लीनियर फंक्शन सी और डी की मदद से लिख दीजिए, ठीक है। क्वाड्रेटिक फैक्टर का पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनेगा, उस क्वाड्रेटिक फैक्टर के पार्शियल फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर तो वो क्वाड्रेटिक फैक्टर ही होगा, न्यूमरेटर में उसी वेरिएबल का लीनियर फंक्शन लिखना पड़ेगा। अब आपको समझ आ गया होगा। अब हमने क्या किया है, ये पार्शियल फ्रैक्शन कर दिए हैं। अब वही काम करेंगे हम, राइट साइड का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, x प्लस 1 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं राइट साइड का एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, x प्लस 1 अपनी मैक्सिमम पावर के साथ एलसीएम में इंक्लूड होगा, और जो डिफरेंट टाइप्स के फैक्टर है वो प्रोडक्ट में आ जाएंगे। अब बताओ, a के पास x प्लस 1 है तो क्या बचेगा, एक तो x प्लस 1 और एक एक्स स्क्वायर प्लस 1। b के पास x प्लस 1 का स्क्वायर है तो b से कौन मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। उसके बाद cx प्लस d, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, इसके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब देखो, अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो दोनों साइड के न्यूमरेटर तो डिनोमिनेटर तो इक्वल हैं। अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके न्यूमरेटर भी क्या होंगे, अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं विद सेम डिनोमिनेटर तो न्यूमरेटर मस्ट बी इक्वल। तो 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, स्टार इक्वेशन, जो दोनों साइड के न्यूमरेटर्स को कंपेयर करने पर मिली है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हमारा काम है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी कैलकुलेट करना। देखो कैसे करते हैं हम। सबसे पहले तो राइट साइड में जितने भी डिफरेंट टाइप्स के लीनियर फैक्टर हैं पार्शियल फ्रैक्शन की इक्वेशन में, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है जो पार्शियल फ्रैक्शन वाली इक्वेशन है, ठीक है। ये हमारी स्टार इक्वेशन है। तो जो आपकी पार्शियल फ्रैक्शन वाली इक्वेशन है उसमें यूँ देखिए कितने अलग अलग टाइप के लीनियर फैक्टर हैं। एक ही लीनियर फैक्टर है, वो कौन है, x प्लस 1, तो इसका जीरोज निकालो, क्या आएगा, -1। आप अपनी स्टार इक्वेशन में दोनों साइड ये जीरोज रखो, इधर तो है ही नहीं x, तो 1
इधर एक्स की जगह -1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, या -1 रखेंगे तो सी का पार्ट भी 0 हो जाएगा, या -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2 बी। तो यहाँ से बेटा मेरे को कैपिटल बी मिलेगा 1/2। कैपिटल बी की वैल्यू कितनी मिल गई 1/2। लेकिन अभी तो ए पता है, सी पता है और डी नहीं पता, मतलब ए पढ़ा है, सी भी नहीं पता आपको, डी भी नहीं पता। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? या तो आप अपनी मर्जी के एक्स की वैल्यू दोनों साइड पुट करो, या फिर आप क्या करो, एक्स की पावर्स के कोफिशिएंट इक्वेट करो। न्यू देखो दोनों साइड एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ तो 0 है, इधर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो x³ बनेगा। इधर भी देख लो आप, मैक्सिमम पावर दोनों साइड को मिला करके कितनी है, मतलब दोनों साइड को जब देखते हैं तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है, दोनों साइड के अकॉर्डिंग x की पावर 3 मैक्सिमम है। तो आप क्या करिए, x की मैक्सिमम पावर से कोफिशिएंट इक्वेट करना स्टार्ट करिए। इक्वेटिंग द, पहले मैं किसके कोफिशिएंट इक्वेट करूंगा, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x³, फिर एक एक पावर कम करते करते चला जाऊंगा। x³ के कोफिशिएंट इक्वेट करो, इधर तो x³ है ही नहीं तो इसका कोफिशिएंट 0 हो गया। इधर x³ कब बना गया, जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x³ आएगा, उस टाइम पर x³ के पास कौन होगा, a, तो a उसका कोफिशिएंट है। यहाँ x³ नहीं बनेगा, जब ये ओपन होगा ना, इसमें x² आएगा, a² + b² लगाओगे तो a² में कौन आएगा, x²। cx जब x² से मल्टीप्लाई होगा, मतलब जब आप इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, x² + 1 + 2x, और जब ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो cx जब किससे मल्टीप्लाई होगा, x² से, तब cx² बनेगा। तो इसका मतलब cx³ बनेगा, सॉरी, तो फिर x³ का कोफिशिएंट क्या मिलेगा, +c। तो यहाँ से आपको क्या इक्वेशन मिल गई कि a + c कितना है, 0। जैसे ही हम क्या करते हैं, x³ के कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक कम पावर के कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे। नाउ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x², एक एक कम का पावर करते करते चले जाओ आप, ठीक है। x² का कोफिशिएंट इक्वेट करो, इधर तो x² का कोफिशिएंट कितना है, 0। इधर बताओ, जब x³ से होगा नहीं बनेगा x², जब 1 x² से मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों की प्रोडक्ट में ये टर्म जो आएगी ना 1 × x², उसके पास कौन होगा, a। तो x² के कोफिशिएंट में यहाँ तो क्या मिलेगा, a मिलेगा, यहाँ x² के कोफिशिएंट में क्या मिल रहा है, b मिल रहा है, प्लस यहाँ x² कब बनेगा, जब cx x² से मल्टीप्लाई होगा नहीं बनेगा, cx 1 से मल्टीप्लाई होगा नहीं बनेगा, cx जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2c x² बनेगा। तो एक तो कोफिशिएंट क्या मिल गया x² का, 2c। उसके बाद d की देखो, d x² से मल्टीप्लाई जब करेगा तब आपका x² बनेगा। तो ये आपकी एक इक्वेशन और आ गई, ये बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x, और पीछे चले जाओ, एक एक कम का पावर करते करते, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x। आप x के कोफिशिएंट क्या करिए, अब इक्वेट करिए। जब x के कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे, इधर तो x का कोफिशिएंट कितना है, 0, क्योंकि x है ही नहीं। इधर देखो, जब ये x 1 से मल्टीप्लाई होगा तभी x बनेगा, उस टाइम पर x का कोफिशिएंट क्या मिलेगा, a प्लस। यहाँ x का कोफिशिएंट नहीं मिलेगा, यहाँ देखो, जब cx 1 से मल्टीप्लाई होगा तब x आएगा, और d जो है जब वो 2x से मल्टीप्लाई होगा तब आएगा। तो cx जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x का कोफिशिएंट c, और जब d 2x से होगा तब x का कोफिशिएंट 2d। एक इक्वेशन आपकी ACD में ये आ जाती है। ACD में ये ABCD है, ये AC है, तो आपको B की वैल्यू तो क्या है पता है, इसमें भी A C और D आता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, B की जगह B की वैल्यू रख दो। B कितना है आपका 1/2, तो A + 2C + D की वैल्यू -1/2 हो जाएगी, क्योंकि B की जगह आपने 1/2 रख दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ से a + d की वैल्यू लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, -1/2 - 2c, यही लिखूंगा ना। और ये वैल्यू आपको a + d नहीं है, वहाँ पर a + 2d है। एक सेकंड रुक जाओ बेटा, आप ये इक्वेशन यहाँ यूं ही रहने दो, वो भी ACD की इक्वेशन यूं रहने दो। आपने x की पावर 1 के कोफिशिएंट इक्वेट किए हैं। नाउ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ इक्वेटिंग अब x की पावर 1 के कोफिशिएंट इक्वेट किए। नाउ इक्वेटिंग द कांस्टेंट टर्म, अब दोनों साइड आप क्या कर दो, कांस्टेंट टर्म इक्वेट कर दो दोनों साइड के, क्योंकि x की पावर 1 से के नीचे कहाँ जाएंगे, x की पावर 0 के कोफिशिएंट, मतलब कांस्टेंट टर्म इक्वेट कर दो। इधर की कांस्टेंट टर्म कितनी है, 1, इससे पीछे नहीं जा पाएंगे आप। इधर कांस्टेंट टर्म क्या आएगी, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 × a आएगा, तो a कांस्टेंट टर्म बनेगी। इधर कांस्टेंट टर्म क्या बनेगी, b बनेगी।
प्लस इधर जब cx तो किसी से मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा, d जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तब कांस्टेंट टर्म आएगा, a प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1 2 3 4 इन चारों इक्वेशन से आपको a b c एंड d कैलकुलेट करना होगा। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ। अगर मैं ये b की वैल्यू इस इक्वेशन में रखता हूँ 1/2, तो 1 इज इक्वल टू a प्लस डी प्लस 1/2, तो बेटा मेरे को a प्लस डी मिलेगा 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2। a प्लस डी कितना मिल गया 1/2। इस a प्लस डी की वैल्यू आप इस इक्वेशन में रखो, a प्लस डी की जगह क्या रखो 1/2। तो यहाँ पर अगर मैं a प्लस डी की जगह 1/2 रखूँगा तो 1/2 प्लस 2c इज इक्वल टू माइनस 1/2, तो मेरे को 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल C कितना मिलेगा, ये माइनस 1/2 उधर जाएगा तो -1, C आ जाएगा -1/2। अगर आपको C मिल गया है -1/2 और आपको B पता है, ठीक है ना, C आपको मिल गया है, B पता है अब, और किसका पता है, C का पता है। अगर आपको B और C पता है तो अब क्या करेंगे, आपको B पता चल गया और आपको C पता चल गया, ठीक है, तो B और C अगर यहाँ रखते हैं तो हमारे पास A और D की एक इक्वेशन तो ये है, यहाँ रख दो आप C की वैल्यू कितनी है -1/2, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर C -1/2 है तो A प्लस 2D, देखो बेटा a प्लस 2d c -1/2 अगर है तो उधर जाके +1/2 हो जाएगा इक्वल टू के, तो ये क्या हो गया a प्लस 2d 1/2, ये a प्लस d कितना है 1/2 है। तो क्या करो आप इसको या तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको नहीं करो तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, a प्लस 2d इज इक्वल टू 1/2 एंड a प्लस d इज इक्वल टू 1/2, सब्ट्रैक्ट करो। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये पार्ट आपका कैंसिल, 2d माइनस डी डी, ये क्या हो जाएगा 0, d की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अगर d 0 आएगा तो फिर आपके पास a कितना हो जाएगा 1/2। ये मैंने चारों कांस्टेंट की वैल्यू आपको कैलकुलेट कर दी हैं। अब इनका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर देंगे इस पार्शियल फ्रैक्शन वाली फर्स्ट इक्वेशन को, तो आपको अपना i मिल जाएगा। आपका i क्या था, इसका इंटीग्रेशन i है, तो ये आपका i है। ये किसके इक्वल है, इसका इंटीग्रेशन a इंटू log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 प्लस b इंटू इसका क्या आएगा -1/x प्लस 1 प्लस ये क्या होगा, अब इसको क्या करोगे आप सेपरेट करोगे, c तो बाहर आ जाएगा, x/x² प्लस 1dx प्लस d/x² प्लस 1dx। अब d तो 0 है, ये क्या है नीचे क्वाड्रेटिक ऊपर लीनियर, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो c/2, नीचे क्वाड्रेटिक है ऊपर लीनियर है, तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव बना दिया ना, इसका डेरिवेटिव 2x बनेगा, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा log ऑफ दिस फंक्शन x² प्लस 1 प्लस 0, तो आप कांस्टेंट जोड़ दो लास्ट में, इनका आपको कर ही दिया। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे कांस्टेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद। और वो x की जो मैक्सिमम पावर है उसके कोफिशिएंट इक्वेट करना स्टार्ट करो, उससे कम पावर के कोफिशिएंट इक्वेट करो, फिर उससे कम पावर के, और लास्ट में आप कांस्टेंट टर्म दोनों साइड की इक्वेट कर दीजिए। वहाँ तक जो इक्वेशन मिलेंगी उससे आपके सारे कांस्टेंट कैलकुलेट हो जाने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x² प्लस 1, अब देखो x² प्लस 4, अब ये क्या है, ये हमारा एक ऐसा प्रॉपर रैशनल फंक्शन है जिसके डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक फैक्टर की मदद से हुई है, ठीक है। अगर ये क्वाड्रेटिक फैक्टर की मदद से हुई है तो एक तरीका तो इसका बेटा क्या है कि जब आप इसके पार्शियल फ्रैक्शन करोगे 1/x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 4 के, तो क्या होंगे ax प्लस b, मतलब लीनियर फंक्शन लेना पड़ेगा न्यूमरेटर में उस क्वाड्रेटिक फैक्टर के साथ, और cx प्लस d बाई x² प्लस 4। एक तरीका तो ये है इसके पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ने का कि हर क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए न्यूमरेटर में क्या लिखना पड़ता है, उसके पार्शियल फ्रैक्शन के लिए उसी वेरिएबल का लीनियर फंक्शन। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपके पास जो इंटीग्रैंड है वो एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है और उस प्रॉपर रैशनल फंक्शन के अंदर सारे क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं, लेकिन कहीं पर भी x⁻² को छोड़ के और किसी टाइप की टर्म नहीं है, मतलब एक वेरिएबल के अंदर आपका फैक्टराइज फॉर्म में इंटीग्रैंड है, उस वेरिएबल की हर जगह पावर सेम है,
ठीक है, चाहे कितनी भी हो, जैसे यहाँ पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, मतलब एक ऐसा प्रॉपर रैशनल फंक्शन जिसका डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो रखा है और हर जगह उस इंटीग्रेंड के अंदर, ठीक है, वेरिएबल जो भी है उस फंक्शन में उसकी पावर सेम है। तो आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन किस तरीके से करेंगे, देखो 1/x² + 1 × x² + 4, इसी का करना है ना। मैं इसको क्वाड्रेटिक में नहीं करता हूं, क्या कर लेता हूं, लेट हम मान लेते हैं कि जिस सेम वेरिएबल में ये फैक्टराइज फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब जिस वेरिएबल की सेम पावर के साथ ये फैक्टराइज फॉर्म में लिखा हुआ है प्रॉपर रैशनल फंक्शन, इस वेरिएबल की सेम पावर को आप क्या मान लीजिए, t मान लीजिए, सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए। दिस इज नॉट द सब्स्टिट्यूशन। अब क्या करेंगे आप, अगर x² को आपने t माना तो अब आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन करिए, x² को t लिख करके, t + 1 t + 4 क्या होगा, a/t + 1, अब ये लीनियर फैक्टर्स हो गए ना, प्लस b/t + 4, समझ में आ गया। अब आप आसानी से एलसीएम लीजिए, 1/t + 1 × t + 4 = इसका एलसीएम कितना आएगा, t + 1 × t + 4, तो a से मल्टीप्लाई होगा t + 4 और b से मल्टीप्लाई होगा t + 1, ये क्या हो गया, नहीं बेटा t + 1 और ये कितना है t + 4। अब देखो दोनों साइड के डिनोमिनेटर सेम है, तो दो फ्रैक्शन विद इक्वल डिनोमिनेटर आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर न्यूमरेटर्स आर इक्वल। तो एक 1 किसके इक्वल होगा, t + 4 + b × t + 1 के इक्वल। अब आपको ये जो आपकी इक्वेशन होती है इसको आप स्टार इक्वेशन कहते हो, ठीक है। क्या करेंगे आप ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, कैसे, जो आपके पार्शियल फ्रैक्शन है उसमें कितने अलग अलग टाइप के लीनियर फैक्टर्स हैं उनके जीरोज निकालो। एक लीनियर फैक्टर तो पार्शियल फ्रैक्शन में t + 1 है, इसका जीरोज -1 आएगा। दूसरा अलग टाइप का लीनियर फैक्टर t + 4 है, इसका जीरोज -4 आएगा। ये दोनों वैल्यू यहाँ रखो, t की जगह -1 रखेंगे तो 1 = 3a आ जाएगा। तो कैपिटल A कितना जाएगा, 1/3। अगर t की जगह -4 रखेंगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, -3b = उधर 1 है, तो b कितना जाएगा, -1/3, ठीक है। अब ध्यान रखना आप कि ये आपने ऐसा प्रॉपर रैशनल फंक्शन था जिसके अंदर क्या था, जहां भी वेरिएबल था वो सेम पावर के साथ था, तो हमने क्या किया, उस वेरिएबल को t मान करके आसानी से उसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया। अब क्या करेंगे, अब जब आप अपना इंटीग्रेशन करेंगे ना, किसका, इस इक्वेशन का, ये हमारी इक्वेशन है 1/x² + 1 × x² + 4 = 1/t + 1 × t + 4 = a/t + 1 + b/t + 4। अब आप जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपने अब t नहीं यूज करना, अब आपने क्या कर लेना है, वापिस x² लिख लेना है। मतलब पहले आप इस t को क्या रिप्लेस करो, x² से, इस इक्वेशन के अंदर x² + 4 a/x² + 1 + b/x² + 4। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर दो। ये क्या है आपका, i = a dx/x² + 1 + b बाहर आ जाएगा dx/x² + 4। अब आपको a भी पता है, b भी पता है और x² + a² का इंटीग्रेशन भी पता है। रिमेंबर दिस फॉर्मेट। आप उस सेम वेरिएबल की, जो वेरिएबल सेम पावर के साथ लिखा हुआ है हर जगह और वो फैक्टराइज फॉर्म के साथ है उस इंटीग्रेंड का डिनोमिनेटर, तो आप उस वेरिएबल की सेम पावर की टर्म को t मान लीजिए, पार्शियल फ्रैक्शन आसानी से करिए। उसके बाद वो पार्शियल फ्रैक्शन वाली t के अंदर जो इक्वेशन है उसको लिखिए और फिर उस इक्वेशन में हर जगह t को x² से रिप्लेस करिए, मतलब x की जो भी सेम पावर थी उससे वापस रिप्लेस करिए। उसके बाद दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। आसानी से आप उसका पार्शियल फ्रैक्शन कर पाएंगे। इसके कंपैरिजन में ये कहीं आसान होगा। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ सिर्फ एल्जेब्रिक फैक्टर पे ही अप्लाई होती है। अगर सेम हर जगह, मतलब आपका जो रैशनल फंक्शन है, ठीक है, वो एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, फैक्टराइज हो रखा है, ठीक है, और हर जगह एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब एक जैसी कोई टर्म है, आप उसका भी पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो। देखो मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको, i = इंटीग्रेशन ऑफ 1 - cos x by 1 - cos x by cos x × 1 + cos x, ये दिख रहा है आपको, dx, ठीक है।
हम इस पे भी पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? देखो 1 माइनस कोसेक्स बाई कोसेक्स इंटू 1 प्लस कोसेक्स। ठीक है, क्या मान लीजिए कोसेक्स मेरा कितना है, टी है। जैसे ही मैं कोसेक्स को टी मानूंगा, क्योंकि हर जगह ये जो सिस्टम है ना आपका इंटीग्रैंड का डिनोमिनेटर फैक्टराइज फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है ना, तो आप क्या करिए, हर जगह अगर सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और वो इंटीग्रैंड का डिनोमिनेटर फैक्टराइज फॉर्म में है, तो आप उस सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को टी मान लीजिए। तो 1 माइनस टी बाई क्या बन जाएगा, टी इंटू 1 प्लस टी। इसके फ्रैक्शन कर लीजिए, क्या होंगे, ए बाई टी प्लस बी बाई टी प्लस 1। ठीक है, क्या करेंगे आप, ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एलसीएम लीजिए, 1 माइनस टी बाई टी इंटू टी प्लस 1। इधर क्या होगा, इधर एलसीएम आएगा, टी इंटू टी प्लस 1। तो ए के साथ तो मल्टीप्लाई होगा टी प्लस 1 और बी के साथ मल्टीप्लाई होगा कौन, टी। दोनों साइड के डिनोमिनेटर, दो फ्रैक्शन इक्वल हैं, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, देन न्यूमरेटर मस्ट बी इक्वल। ए इंटू टी प्लस 1 प्लस बी इंटू क्या, टी। हो गया। अब आप क्या करिए, जितने अलग अलग टाइप के लीनियर फैक्टर हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, एक लीनियर फैक्टर ये, एक अगला है, इसका तो जीरो जीरो आ जाएगा और इसका जीरोज क्या आएगा, -1। पहले टी की जगह जीरो रखो, टी की जगह जीरो रखेंगे तो यहाँ 1 और यहाँ कितना हो जाएगा, ए, तो ए तो 1 आ जाएगा। फिर टी की जगह -1 रखो दोनों साइड स्टार इक्वेशन के अंदर, टी की जगह -1 रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ टी -1 रखेंगे तो 2 आएगा, बी कितना हो जाएगा, -2। आगे ए और बी। अब आप जब इंटीग्रेट करेंगे, पहले तो आप इसी इक्वेशन को लिखो, 1 माइनस टी बाई टी इंटू टी प्लस 1 इज इक्वल टू ए बाई टी प्लस आगे क्या आएगा, बी बाई टी प्लस 1, यही आएगा। अब वापिस आपने टी को क्या लिख देना है, पहले तो आपने टी को रिप्लेस करना है कोसेक्स से, कोसेक्स इंटू कोसेक्स प्लस 1, ए बाई कोसेक्स प्लस बी बाई कोसेक्स प्लस 1। हो गया। अब आप क्या करो, दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में एक इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो। कर दिया, ये तो आपका आई बन गया। ये ए इंटू कोस एक्स का मतलब ऊपर जाके सेकेंट एक्स डी एक्स, ये क्या है, बी बाहर आ जाएगा। ऊपर जाके 1 प्लस कोस एक्स क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो वो 2 तो बाहर चला जाएगा और कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 पर जाके सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। आई इज इक्वल टू ए कितना है 1, तो सेकेंड एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड्यूलस ऑफ सेकेंड एक्स प्लस 10x प्लस बी कितना है माइनस का 2, -2 है तो ये -1 हो जाएगा। सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 का क्या आएगा, 10x बाई 2 डिवाइड बाई 1/2, तो 2 आ जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये आपका इसका क्या हो गया, इंटीग्रेशन। तो कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं इस सिस्टम को हर जगह, लेकिन वो वेरिएबल या वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सेम होना चाहिए और आपके इंटीग्रेंड का डिनोमिनेटर फैक्टराइज फॉर्म में हो। ठीक है, डिनोमिनेटर अगर फैक्टराइज फॉर्म में नहीं होगा तो हम पार्शियल फ्रैक्शन लगा ही नहीं पाएंगे। अब देखो आपने क्या करना है, अब मैं आपको जो होमवर्क बताऊंगा उस होमवर्क को आपने करना है। इसके अंदर एक वीडियो और बनेगी, उसके बाद हमारा पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा बेटा। थैंक यू।